हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ अल्लाह फिजिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओम्स लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9th के बच्चों के लिए एक चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की थी और वो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह है उसका 4th वीडियो। इससे पहले हमने इसमें 3 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था, सेकेंड वीडियो में हमने पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया था, एंड थर्ड वीडियो में हमने रेसिस्टेंस क्या होता है इस चीज़ को समझा था। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन पे आपको तीनों वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अगर आपको ओम्स लॉ समझना है तो स्टार्ट करते हैं अब ओम्स लॉ को। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन वीडियो को देखते समय ना आप बुक और पेन निकाल लें और साथ में नोट्स भी बनाते चलें। इससे क्या होगा कि आपके पास इस वीडियो की अच्छी खासी नोट्स होगी, और अगर फिर भी आपको हमारी नोट्स चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सर्च में बस लिखना है हलवा फिजिक्स, आपको हमारा चैनल वहाँ पर मिलेगा। आप बस उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिलती रहेंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 2 डिवाइसेस दिखती होंगी। ये सबसे पहले वाले डिवाइस का नाम है एम मीटर। नाउ सर, ये एम मीटर क्या होता है, ध्यान से सुनना। एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसे मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। यानी कि किसी भी सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहे हैं, अगर आपको ये पता करना है तो आप इस डिवाइस का यूज़ करेंगे। ये डिवाइस बहुत ही इजीली आपको बता देगा कि किसी भी सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है। आपको करना क्या है, बस उस सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट करना है, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरह अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी भी सर्किट से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। इस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, और ये जनरली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी सर्किट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपको ये मेजर करना है तो आप सिंपली इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम जो ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं ना, उसमें हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। नहीं, हम इन डिवाइसेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट ये जो डिवाइसेस के काम है ना, यानी कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। ठीक है, सो आप एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए? चलो शुरू करते हैं। सो उसी तरह मान लेते हैं कि हमारे सामने ये एक सर्किट है। यस, सर्किट इस तरह बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको ब्राउन लाइंस दिख रहे हैं, ये ब्राउन लाइंस वायर है, और यहाँ पर जो मैंने आप पे एक बड़ी डंडी बनाई है, एक छोटी डंडी बनाई है, इसको हम कहते हैं बैटरी, जिसे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसी तरह देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने यहाँ पर V लिख रखा है। ठीक है, और उसी की वजह से इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आपको पता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहा है, तो आप ऐसा मत समझना इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्लियर रहेगा ये चीज? ओके, सो नाउ यहाँ पर करंट को हम I से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सो हुआ क्या पता है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट वोल्ट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, तो इस वजह से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। तो मैंने ये देखा एम मीटर के थ्रू मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का करंट है। कितना? 2 एम्पियर का करंट है। आपको पता है करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस सर्किट के अंदर 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है।
चलो ये बात समझ में आ गई ना। मुझे क्या करना है पता है, मुझे ना ये करंट इनफ नहीं है, मुझे और भी करंट चाहिए इस सर्किट के अंदर से फ्लो होने के लिए, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि करंट की वैल्यू मैं बढ़ा दूँ। तो मैं किस तरह बढ़ा सकता हूँ करंट की वैल्यू, सोचो। यस, हमारे पास एक तरीका है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दे तो यहाँ पर क्या होगा, अपने आप करंट भी बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा। सो मैंने यहाँ पर क्या किया पता है, बैटरी की वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं ना थोड़ा और ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया है, ठीक है। तो उसके वजह से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा, और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से इस सर्किट के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो अब मैं देख रहा हूँ कि इस सर्किट के अंदर से 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी तरह मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा करंट इधर से फ्लो हो, तो इसके लिए मैं यहाँ पर और ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने वोल्ट मीटर के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते हुए देखा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के सपोज कितना हो गया, 15 वोल्ट हो गया। तो बताओ इस 15 वोल्ट होने की वजह से करंट भी क्या होगा, और ज़्यादा फ्लो होगा। और मैंने देखा यहाँ पर करंट जो है वो 6 एम्पियर का फ्लो होने लगा। और इसी तरह 20 वोल्ट होने पर 8 एम्पियर हो गया, 30 वोल्ट होने पर 16 एम्पियर हो गया, एंड 60 वोल्ट होने पर 32 एम्पियर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो क्या आपको याद है ऐसे चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो। जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो, क्या आप जानते हैं इसे क्या कहेंगे? जी हाँ, हम यहाँ पर कहेंगे जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। यस, यही तो होता है ना, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और उस क्वांटिटी की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होने लगे, तो हम बोलेंगे ये दोनों के दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा भी हो कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप डिक्रीज होने लगे, तब भी हम बोलेंगे कि ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये कहा यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। बट यहाँ पर ना कुछ कंडीशंस भी है। क्या है वो कंडीशन? यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है। आओ मैं आपको वो कंडीशन समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 कंडीशन समझनी है। सबसे पहली चीज़ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप जो वायर दिख रहे हैं ना, वो वायर एक्चुअल में कौन से शेप का है? जी हाँ, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। यानी कि वो जो वायर है वो कुछ इस शेप का होगा, राइट, कुछ ऐसे ही शेप का होगा। तो आपको यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो अगर मैं इस वायर को यूज़ करूँगा तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा सेम रहने वाला है। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ कि अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट रखा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर सपोज 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट कर दिया, बट उस टाइम पे मैंने वायर को भी चेंज कर दिया। मैंने वायर का लेंथ सेम रखा, बट मैंने वायर को चेंज कर दिया। पहले मैं पतला वायर यूज़ कर रहा था, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया, अब मैं कोई मोटा सा वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ना वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूंगा, वैसे ही मेरा ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। यानी कि अगर आप ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करते रहते हो, तो ओम्स लॉ जो बताता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, वो फेल हो जाएगा। यानी कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया बार बार चेंज करते रहेंगे अपने वायर का, तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है वो है लेंथ। ये लेंथ का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग में 2 वोल्ट लिया है और उसके जैसे करंट 1 एम्पियर है, बाद में जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर 4 एम्पियर किया, आपने क्या कर दिया, वायर की लेंथ को ही चेंज कर दिया। पहले आपने यहाँ पर 2 मीटर के वायर को यूज़ किया था, फिर अचानक आप 4 मीटर के वायर को यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा करोगे तभी भी ये रिलेशन आपका क्लियर नहीं होगा, यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है टेम्परेचर।
मतलब अगर आपने देखा कि इस वायर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो रिलेशन था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये नहीं दिखेगा आपको, यानी कि ये चीज़ भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इन तीन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो करंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो क्या लिखा है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट? लिखा है इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। तो अगर किसी भी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट, क्या होता है फिजिकल स्टेट? फिजिकल स्टेट यानी कि हमने जो भी तीन चीज़ पढ़ा, लाइक हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, तो टेम्परेचर फिजिकल स्टेट है। हमने क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में पढ़ा, तो एरिया फिजिकल स्टेट है। हमने लेंथ के बारे में पढ़ा, तो जो लेंथ है वो फिजिकल स्टेट है। तो अगर किसी भी कंडक्टर का यही तीन फिजिकल स्टेट हमेशा सेम रहे, हमेशा एक रहे, तो उस टाइम पे जो करंट होगा इस कंडक्टर से फ्लो होता हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या कहा मैंने? वापस एक बार, जो करंट होगा कंडक्टर से फ्लो होता हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों एंड्स के बीच के। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आया? इस स्टेटमेंट से हमें ये बात समझ में आता है कि अगर फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, एरिया एंड लेंथ हम सेम रखें किसी भी कंडक्टर का, तो वहां पर जो करंट है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स के, है ना। तो इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, राइट। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ। नो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मुझे हटाना है और मुझे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह इज इक्वल्स टू का साइन लाना है। तो आप इस चीज़ के लिए एक रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आपको इनके बीच में लाना है तो आप एक रूल का यूज़ कर सकते हैं। हमेशा रखना, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और एक कांस्टेंट के साथ में हमेशा मल्टीप्लाई करो। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और किसी भी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर रहेगा ये चीज़? तो देखो मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ पर ये आई लिखा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और किसी भी कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। सो आपको समझ में आया मैंने किस तरह से यहाँ पे इज इक्वल्स टू लगाया? याद रखना, जब भी यहाँ पर इज इक्वल्स टू आएगा तो ये प्रोपोर्शनलिटी के बाद जो भी चीज़ होगा उसके साथ आपको किसी एक कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना होगा। ये कांस्टेंट के क्या है? ये कांस्टेंट के ना कोई भी एक नंबर है, ये नंबर 1 2 3 4 ऐसा कोई भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नाउ हमने ना एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की और फिर हमको ये पता चला कि जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो है ना 1/r के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1/r के इक्वल है। तो आप सोचते होंगे कि ये 1 तो समझ में आई है, r क्या है? ये r है आपका रेसिस्टेंस, जो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा। पिछले टॉपिक में हमने रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा ना, तो ये k क्या है? 1/r के इक्वल है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वल्स टू, ये k की जगह पे मैं 1/r लिख सकता हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंटली पता चला, और ये v लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको आप अच्छे से लिखो तो I इज इक्वल्स टू v/r, आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आप तीन क्वांटिटीज़ के बीच में आपको रिलेशन मिल गया है ना। आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में तो रिलेशन मिला ही, साथ में रेसिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया। देखो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। बस करना क्या है, आपको इस r को वहाँ पर भेज के मल्टीप्लाई करना है और इस i को यहाँ पर लाके डिवाइड करना है। सो आप देखेंगे यहाँ पे r इज इक्वल्स टू v/i मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इस तरह से आपने रेसिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रेसिस्टेंस के टॉपिक में, राइट। ओके, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि 1 ओम कितना होता है, अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे 1 ओम कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर आपको 1 ओम निकालना है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? 1 वोल्ट और यहाँ पे 1 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। अब इससे आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम को? आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इस तरह से आप 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ड्यू टू विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, देन द रेसिस्टेंस इज 1 ओम।
सो आई होप आपको 1 ओम भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि सब के सब कंडक्टर हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करें। कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि उनके अंदर से अगर आप करंट फ्लो कराओ तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के, उन कंडक्टर्स को आप बोलोगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। क्या बोलोगे आप? नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। और जो लोग ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर। क्या बोलेंगे? ओहमिक कंडक्टर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।